हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंड किया था जहां पर हम लोगों ने एक बर्ड्स आई व्यू लिया था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और मैंने बस आपको ब्रॉड बेसिस पे बता दिया था कि जो हमारा नेट प्रॉफिट से पीएनएल से जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है और उसके बाद जब हम उसको बाइफरकेट करते हैं, उसको उस प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करते हैं तो किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ से पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम आती है और कौन कौन से मेजर खर्चे होते हैं पार्टनरशिप के। सो इसी चीज़ को हम लोग आने वाले इस वाले लेक्चर में और अगले वाले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। बट अभी आपको एक चीज़ बता दूं कि बिफोर वी जंप ऑन टू दैट न्यूमेरिकल वाला पार्ट, अभी हमें थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है ना बच्चों की, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खर्चों की, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, या फिर जो इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कई बार क्या होता है ना, उनको हम ढंग से लिखना भूल जाते हैं पार्टनरशिप डीड में। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसमें क्या आता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस आ जाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा और कवर करेगा। वील टॉक अबाउट पार्टनरशिप डीड। हम लोग बात करेंगे कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस आ जाते हैं, और जब वो प्रोविजंस आ जाते हैं तो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट करते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मेरे को बताओ पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी, राइट। डीड नाम से ही पता चल रहा है सर, कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट, करेक्ट। पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, जो काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें बताता है। इट इज लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव बाइबल कह लो एक तरीके से ना, जहां पे ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन अबाउट अ पार्टनरशिप फर्म वो वहां पे लिखा होता है। बिफोर वी जंप ऑन टू द टेक्स्ट ऑफ द बुक, या फिर जो मैंने नोट्स बनाए उस पर हम लोग आने से पहले एक बार मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं, सोचो और मेरे को बताओ, ठीक है ना। यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लॉजेस और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी से ये चीज सोच पा रहे हो ना, तो वो पॉइंट्स तो आपके ऑलरेडी रेडी हो गए सर, वो तो आपको मेमोराइज करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फ्लो हुए हैं। तो जो पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आ रहे हैं कि ये पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए और वो एक्चुअली पार्टनरशिप डीड में होते हैं, तो आपका तो ऑलरेडी काफी चीजें प्रिपेयर्ड हो गई ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो चीजें जो आप शायद अभी नहीं सोच पाए बट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पार्टनरशिप डीड में। टेक योर टाइम, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, सोचो एंड देन वी कैन बिगिन। एंड प्लीज राइट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन द कमेंट सेक्शन। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है सर? सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बताएगी डिस्क्रिप्शन अबाउट द पार्टनर्स एंड द फर्म। क्या मतलब सर? भाई जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कितने पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स का क्या नाम है, उन वो पार्टनर्स क्या क्या एक्सपर्टीज, क्या क्या अपने स्किल्स लेके आ रहे हैं इस पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए, फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होने वाला है, पार्टनर्स का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, ठीक है ना। फिर पार्टनरशिप डीड में और क्या क्या हो सकता है सर? पार्टनरशिप डीड में होगा नेचर। नेचर कि मैं किस टाइप का बिजनेस कर रहा हूं, उस बिजनेस के बारे में काफी इलैबोरेटेड वे में पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। बिल्कुल सर। और क्या क्या हो सकता है बच्चों? सोचो, ठीक है, दिमाग लगाओ। किस दिन से मेरी पार्टनरशिप डीड स्टार्ट हो रही है और कब कंप्लीट हो रही है? क्या ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है? बिल्कुल है ना सर। तो कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन से मेरी पार्टनरशिप डीड स्टार्ट हो रही है, सॉरी पार्टनरशिप कब से मेरी स्टार्ट हो रही है, वो बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मान लो एक फर्म हमने स्टार्ट करी XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसमें 3 पार्टनर्स आए X, Y एंड Z, ठीक है। अब उन पार्टनर्स को स्टार्ट ऑफ द बिजनेस में कितना कितना कैपिटल लेके आना है टू कैरी ऑन द बिजनेस, वो क्लियरली मेंशन्ड होता है पार्टनरशिप डीड में, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, तो वी कैन ऑलवेज रेफर बैक टू दिस पार्टनरशिप डीड, जहां पे क्लियरली लिखा है कि भाई तुम्हें इतना इतना कैपिटल लेके आना था, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें मैंने बोला था कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग एंटिटी होती है, राइट। तो उसमें मैंने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। बात तो कर ली सर, बट अब एक बात बताओ, किस रेट से फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने वाली है ऑन देयर कैपिटल, और किस रेट से पार्टनर से रिकवर करने वाली है इंटरेस्ट, किस चीज पे सर? जो पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पे क्या रहने वाला है, वो क्लियरली मेंशन्ड होता है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है सर। बहुत अच्छे, आगे बताओ और क्या क्या हो सकता है बच्चों। एक बात बताओ,
अल्टीमेटली ये धंधा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि हम प्रॉफिट्स कमा पाए। अब प्रॉफिट्स हमने कमा लिया, ईयर एंड आ गया, बुक्स क्लोज कर रहे हैं। अब 3 पार्टनर है मान लो एक फर्म में, अब किस किस रेशियो में उस प्रॉफिट को बांटना है वो भी तो मेंशन करना बहुत जरूरी है ना सर। बिल्कुल सर। तो पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिखते हैं PSR। ये एक्रोनिम आप याद कर लो, ये काफी जगह आपको दिखने वाला है आपके क्वेश्चंस में भी। इट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियरली मेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन मान लो कि पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, या वाइस वर्सा सिचुएशन, फर्म ने पार्टनर को लोन दे दिया, तो जो रिकवरी होगी इंटरेस्ट की, फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं जहां पे पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो जब रिकवरी करेगा पार्टनर तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिकवरी करेगा। सिमिलरली अगर फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है वो भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है मेरे पार्टनरशिप डीड में। उसके अलावा चलो एक बात बताओ, क्या पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे? नहीं सर, हम उनको सैलरी भी देंगे। हम उनको सैलरी बोल लो या रेम्यूनरेशन बोल लो, सिनोनिम है, वन एंड द सेम थिंग। तो सैलरी जो हम देने वाले हैं पार्टनर्स को, क्या क्वार्टरली बेसिस पे देने वाले हैं, मंथली बेसिस पे देने वाले हैं, या एनुअली देने वाले हैं? तो जो भी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है और क्या अमाउंट रहने वाला है सैलरी का, वो क्लियरली पार्टनरशिप डीड में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो क्या होता है आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। मान लो कोई भी एक नया पार्टनर एक फर्म को ज्वाइन करता है, मान लो XYZ कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एक नया पार्टनर आ गया M। अब M आ गया, उसके आने से अब क्या हुआ भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। या कोई पार्टनर मान लो चला गया XYZ कंपनी से, Z पार्टनर रिटायर हो गया। पहले हमने प्रॉफिट्स कमाए 3 लाख रुपए और 1:1, 1 लाख रुपए हम पार्टनर्स को बांट देते थे। बट अब Z चला गया तो प्रॉफिट्स कितने रह गए, 3 लाख, बट अब पार्टनर्स कितने रह गए, 2 रह गए, राइट। अब वो 3 लाख पहले जहां 3 पार्टनर्स में बंटता था, वो कितने पार्टनर्स में बटेगा, 2 पार्टनर्स में। तो उस टाइम पर भी मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं गुडविल डिटर्मिनेशन, कि गुडविल को किस तरीके से वैल्यू करना है। तो जब कोई भी पार्टनर नया एडमिट होता है या रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, इन तीनों केसेस को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और उस टाइम पर हम गुडविल का एक वैल्यूएशन करते हैं, और गुडविल वैल्यूएशन के भी अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं। तो वो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मेथड रहने वाला है वो पार्टनरशिप डीड में बहुत क्लियरली लिखा होता है, ठीक है सर, बहुत अच्छे, आ गया समझ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हमने 3 साल के लिए एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, अब 3 साल हमने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। अब सारे पार्टनर्स रिटायर हो गए, या फिर मान लो 3 पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया। अब क्या वो जब रिटायर होगा, क्या वो अपना पैसा नहीं लेके जाएगा? कौन सा पैसा सर? अरे बच्चों, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी, उस टाइम तक जो उसने प्रॉफिट्स कमाए, ठीक है, प्लस कुछ चीजों के लिए वो लायबल भी होगा। लास्ट में कुछ पैसा उसको फर्म से लेना होगा, कुछ पैसा उसे फर्म को देना होगा। तो नेट में जो उसका सेटलमेंट होने वाला है, तो किस तरीके से हम एक पार्टनर जब रिटायर होगा उसके अकाउंट्स को सेटल करने वाले हैं। या मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो मैं आपको आने वाले चैप्टर में, हम इसका एक सेपरेट चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, बट अभी के लिए बता देता हूं। तो जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका पैसा उसके लीगल हायर को मिलता है, राइट। तो किस तरीके से जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, किस तरीके से हम उसके अकाउंट्स को सेटल करेंगे, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किस तरीके से उसके जो नेट अमाउंट उसको ड्यू है, जो हमें उसको देना है, या दूसरा केस भी हो सकता है उससे रिकवरी करनी है, तो किस तरीके से उसका अकाउंट सेटल होगा, वो मेंशन करता है पार्टनरशिप डीड बहुत क्लियरली। क्योंकि ये क्या होता है ना, अगर हम इन चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे ना बच्चों, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं फ्यूचर में। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पार्टनरशिप डीड को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। आई थिंक बहुत क्लियर है कि कितने टाइम के लिए हम ये पार्टनरशिप फर्म रन करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत एम्फेसाइज किया है, किस तरीके से फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो किस तरीके से वो डिस्प्यूट्स हम लोग पार्टनर के बीच में सेटल करने वाले हैं, तो वो भी हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं, ठीक है। चलो ये बात तो गई सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ चीजों के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए? क्या सर? एग्जाम्पल के लिए मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने लिख दिया, बट सैलरी कितनी देनी है पार्टनर्स को, मंथली देनी है या क्वार्टरली देनी है, वो हम लिखना भूल गए। अब क्या करें सर? या मान लो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लिखना भूल गए पार्टनरशिप डीड में, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम, किस रेट पे हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं उनके इन्वेस्टेड कैपिटल पे। या मान लो वाई एक पार्टनर है, उसने पैसा विड्रॉ किया फर्म से, अब फर्म बोलती है यार अब ये जो पैसा विड्रॉ करके लेके गए ना,
उस पर मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, जो फर्म का हक भी है। क्यों? क्योंकि अगर ये पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट करती फर्म तो उसको उस पर ब्याज मिलता, उस पर इंटरेस्ट मिलता। बट प्रॉब्लम क्या हो गई ना सर, मैं ये लॉजिकल बात तो है फर्म के बिहाफ पे, बट किस रेट से रिकवरी होनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लिखना भूल गए। अब क्या करें? तो इस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आता है। बच्चों टेंशन लेने की बात नहीं है, आप क्या करें, डोंट वरी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 हैज गॉट यू कवर्ड इन दिस केस। मतलब जहां जहां पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है वहां पर हम क्या करेंगे, वी विल चेक द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 की इस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है। तो यही अगला मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है कि जहां जहां पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें क्या बोलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक बार जाके प्लीज आप खुद भी इस टेक्स्ट, इन सारी चीजों को अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ना ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। और अगेन एक चीज और बोलूंगा, थियरी पे उतना ही फोकस करो बच्चों। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू के लिए थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप थियरी को इग्नोर करोगे आप एमसीक्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साइड में रख देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस वेयर द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सबसे पहले बात करते हैं लोन के बारे में। लोन की जब मैं बात करता हूं तो आप खुद सोचो, दो सिचुएशन बन सकती हैं। क्या सर, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को और दूसरा फर्म ने लोन दिया पार्टनर को। पहली सिचुएशन की बात करते हैं जहां पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। तो मान लो पार्टनर ने लोन दे दिया फर्म को, बट पार्टनरशिप डीड में यही लिखना भूल गए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। अब क्या करें सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर ऐसा होता है ना कि जहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना ही भूल गए, मान लेना कि 6% पर एनम रेट रहने वाला है ऑन द लोन जो पार्टनर ने प्रोवाइड किया है फर्म को। दूसरी सिचुएशन जहां पर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, इस केस में क्या होगा कि अगर डीड में हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट रिकवरी नहीं कर सकती है फर्म पार्टनर से। क्या मतलब सर, फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले अर्जुन की आंख को क्या दिखना चाहिए, सबसे पहले तो हम जाएंगे पार्टनरशिप डीड पे। डीड क्या बोलती है, जहां पे डीड साइलेंट है वहां आएंगे 1932 के क्लॉज पे। तो जहां फर्म ने लोन दिया ना पार्टनर को और डीड साइलेंट है तो वहां पे फर्म रिकवरी ही नहीं कर सकती पार्टनर से इंटरेस्ट की, ठीक है। सर ये तो थोड़ा वियर्ड है बच्चों, बट क्या करें, लॉ तो लॉ होता है। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ऐसा बोला है तो हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग की। क्या सर, अगर पार्टनरशिप डीड में आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना भूल गए, चुपचाप मान लेना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है बच्चों, इक्वल रहने वाला है। XYZ अगर 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में और प्रॉफिट आया मेरा 3 लाख रुपए, तो 1:1:1 यानी कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख आप लोग पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, ठीक है। तीसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कैपिटल इन्वेस्ट करी पार्टनर्स ने, डीड में लिखना ही भूल गए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिकवरी करनी है ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इस केस में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को। वियर्ड है बट क्या करें, एक्ट ये बोलता है तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा। चौथी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है पैसा फर्म से या बिजनेस से और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, मान लेना इस केस में फर्म रिकवरी ही नहीं कर सकती इंटरेस्ट की पार्टनर से, ठीक है। पांचवा केस, सैलरी या रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी का ऐसा कोई क्लॉज नहीं है तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी बोलता है कि पार्टनर्स को कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है भैया इस केस में, ठीक है ना। जब डीड में ही नहीं लिखा तो हम नहीं देने वाले सैलरी, ठीक है। लास्ट, सेकंड लास्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है बच्चों कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि किस तरीके से एक पार्टनर को एडमिट करना है, तो ये माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स जब एग्री कर देंगे यानी कि सबका कॉन्सेंट अगर आ जाएगा तभी एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, अदरवाइज एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ट्रीटमेंट एक बार मैं फटाफट देख लेता हूं। ओके, सो ये 6 ही पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको पता होना चाहिए उस केस में कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको बाय हार्ट याद करना है। हाँ बच्चों, मान लेना इसको याद करना है, क्यों, क्योंकि ये एक लॉ है, ठीक है। और जहां जहां पर डीड साइलेंट होगी आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 उस केस में क्या ट्रीटमेंट बोलता है। सो प्लीज एक बार घर जाके इसको रिवाइज करना, अच्छे से देखना। और हाँ, ये जितने भी नोट्स मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं इसकी स्कैन कॉपी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी रेफर कर सकते हो।
प्लस जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, आइदर टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल, जो भी आपके स्कूल में चल रही है, आप वहां जाके उस बुक को रेफर कर सकते हो और अच्छे से उसको, इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। ओके, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? आप भी पानी पी लो, मैं भी 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं। उसके बाद फाइनली हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स और लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। इस क्लास में इतना ही रहने वाला है और हम आगे नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, आई होप आपने ब्रेक ले लिया है और आप फिर से एनर्जाइज तरीके से वापस आ गए हो लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। लास्ट टॉपिक क्या है सर? लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो के लिए राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। बहुत अच्छे सर। सबसे पहले बता दो राइट्स क्या होते हैं सर पार्टनर्स के, खुद सोचो। पहला राइट कि पार्टनर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना? और पार्टनर्स को कभी भी कंसल्ट किया जा सकता है फॉर द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है? बहुत अच्छे सर। तो पहले 2 पॉइंट्स मेरे क्या हो गए कि पार्टनर्स हमेशा पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस में, और कोई भी एम्प्लॉई या मैनेजर अगर आपने हायर कर रखा है वो पार्टनर को आके कंसल्ट कर सकता है अबाउट द बिजनेस अफेयर्स। उसके बाद क्या सर? उसके बाद पार्टनर्स कभी भी चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, और चाहे तो उसकी एक कॉपी भी मंगवा सकता है, एक या उससे ज्यादा कॉपीज मंगवा सकता है अपने पास। कोई भी मना नहीं कर सकता है पार्टनर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए। तीसरा, पार्टनर्स के पास राइट्स है कि सारे बिजनेस अफेयर्स कंडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स रह जाएंगे या जो भी लॉसेस रह जाएंगे, प्रॉफिट्स आए तो उनको शेयर करने के लिए और जो लॉसेस आए उनको बेयर करने के लिए। बहुत अच्छे सर। उसके बाद पार्टनर्स के पास ये राइट है कंसेंट देने का कि किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिट करना है या नहीं करना है। सिमिलरली पार्टनर के पास राइट होता है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग अ ड्यू नोटिस। सर ये तो बहुत सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है, बट कोई किसी भी चीज को हल्के में मत लेना, एक बार जरूर इन टॉपिक्स को एक रीड जरूर देना, ठीक है बच्चों? लास्ट टॉपिक लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है? बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखो मैंने यहां थोड़ा इंग्लिश प्लस हिंदी में लिखा है ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो। मैंने थोड़ा सा डिकोड किया है जो लैंग्वेज बुक में लिखी हुई थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो लाइबिलिटी वाली साइड को समझने के लिए। तो एक बार ध्यान देना बच्चों, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस कर रहा है एंड दैट बिजनेस इज गिविंग अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू द फर्म, कहने का मतलब XYZ एंड कंपनी, मैंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और उसमें एक पार्टनर है एक्स जिसने साइमल्टेनियसली एक और बिजनेस खोल लिया, एंड दैट बिजनेस इज गिविंग अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू दैट CA फर्म XYZ एंड कंपनी, तो उस बिजनेस से होने वाले जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो कौन शेयर करेगा? फर्म शेयर करेगी, ठीक है ना? यानी कि XYZ एंड कंपनी का पूरा हक है उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने का। सिमिलरली अगर कोई भी उस बिजनेस को लॉसेज होते हैं तो उस केस में जो पार्टनर है उस धंधे को चला रहा है इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू द फर्म, वो पर्सनली लायबल होगा उन लॉसेस को बेयर करने के लिए। उस केस में दूसरे पार्टनर्स उस लॉस को बेयर नहीं करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग तो फर्म बेयर लेगी, प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगी, बट अगर लॉस हो गए ना तो उसके लिए वो पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा जो उस फर्म के अलावा एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में उस धंधे को चला रहे। ठीक है सर, बात तो सही है। दूसरा केस, अगर पार्टनर प्रॉफिट अर्न करता है फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स एसेट्स, यानी कि साइमल्टेनियसली उसने एक धंधा चलाया बट उस धंधे को चलाने के लिए उसने फर्म के एसेट्स को यूटिलाइज किया, तो इस धंधे से जो भी प्रॉफिट्स होंगे ना उसमें डायरेक्ट शेयरिंग किसकी होगी? इस फर्म की होगी। बस सर इतनी छोटी सी बात थी, बस इस पे आपको फोकस करना है और एक बार इस थियरी को अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे आएंगे और आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा, बट प्लीज थियोरेटिकल टॉपिक्स को भी उतनी ही इज्जत दो और जाके अच्छे से इनको पढ़ो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। डेबिट साइड ऑफ द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक एक करके टारगेट करेंगे, एक एक करके डिकोड करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपका फंडामेंटल रेडी हो जाएगा। हाँ बच्चों, फंडामेंटल्स की वीडियोस थोड़ी ज़्यादा होने वाली हैं, बट बिलीव मी अगर आपने फंडामेंटल्स पे पकड़ बनाई तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं आने वाले टॉपिक्स। बस आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक आई ऑलवेज से, you guys don't have to be perfect, you just have to be consistent. Okay, I'll see you in the next video. Take care, bye bye, God bless you all.